हमारे घर की परंपरा थी कि घर में किसी की भी शादी होती तो दुल्हन पहली रात दादाजी के कमरे से गुजरती। मगर ऐसा करने के 1 महीने बाद गर्भवती हो जाती थी। जब मेरी शादी हुई तो मैंने इस रिवाज को नहीं माना और अपनी दुल्हन को दादाजी के पास नहीं जाने दिया। लेकिन 2 साल हो गए और मेरी पत्नी का कोई बच्चा नहीं हुआ। मजबूरन एक दिन मैंने अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में भेज दिया और खुद कमरे में छुप गया। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बुजुर्ग किसी भी खानदान के लिए अहम होते हैं, लेकिन जब बुजुर्ग ही गलत रास्ते पर चल निकले तो फिर उस खानदान का क्या हाल होगा। मेरे दादाजी मेरे लिए एक आइडियल इंसान थे, लेकिन तब तक उनकी सच्चाई नहीं जाना था और इस हरकत गिरे होने मुझे मालूम नहीं थी। हमारा खानदान तो दूसरे के बहन बेटियों का इज्जत करने के लिए जाना जाता था, लेकिन घर की औरतों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा ये मुझे मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि मैं ये रोक लूँगा, लेकिन मैं भी मजबूर हो गया। हम पढ़े लिखे अच्छे खानदान से थे, हमारी जॉइंट फैमिली भी, इसलिए हम सब एक ही घर में रहते थे और कभी भी हमारे घर में किसी बात को लेकर झगड़ा नहीं हुआ था। घर के मालिक के दादाजी और छोटे बड़े सभी बात मानते थे, उनके इज्जत करते थे। वो भी सबसे बहुत प्यार करते थे और कभी किसी को डांट नहीं करते थे। लेकिन इस सब के साथ हमारे खानदान में एक अजीब सी परंपरा थी और वो थी कि उसे सुनकर अक्सर लोग अपनी बेटी देने से इनकार कर देते थे। इसलिए हमारे बड़े ने जब इस परंपरा को मिटाना शुरू कर दिया तो बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हमारे घर में जिसकी भी शादी होती, जो लड़की दुल्हन बनकर हमारे घर आती, वो पहली रात दादाजी के कमरे से गुजरती। बचपन में तो मुझे इस चीज़ की बिल्कुल भी समझ नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़े होते गया ये अजीब परंपरा मेरे दिमाग में सवाल पैदा करने लगी। मैंने बहुत कोशिश की कि हकीकत जान सकूं, लेकिन पूरे घर में कोई भी इस बात पर बात करने के लिए तैयार ही नहीं होता था और यह सिलसिला सालों से चला आता रहा। और मैं हैरत की बात यह थी कि जो भी लड़की दादाजी के कमरे से रात गुजार तो 1 महीने के अंदर ही गर्भवती हो जाती थी। लेकिन मुझे ये बात सुनकर अजीब लगती थी और मैं बिल्कुल भी इसके साथ में नहीं था। मैं अपने सारे भाइयों से तीसरे नंबर में था और मेरे बड़े भाई की पत्नियों के साथ भी यही किया गया था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी नहीं कहा था, जिस पर मेरी उन सब से बहुत बहस हुई थी। लेकिन कोई भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देता था और अब मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए था, क्योंकि घर में मेरी शादी की बात चल रही थी और मैं जानता था कि मेरे साथ भी यही सब होगा, लेकिन मैं ये नहीं करना चाहता था। इसलिए शादी के दिन मैंने अपने बड़े भाइयों के कह दिया कि मैं अपनी पत्नी को दादाजी के कमरे में नहीं छोड़ूंगा और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा कि इसके बाद दादाजी का व्यवहार बदल जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा। उनका व्यवहार नॉर्मल ही था। लेकिन हमारी शादी को 2 साल हो गए और अभी तक बच्चा का कोई उम्मीद नहीं थी। डॉक्टर के पास गए तो सभी टेस्ट सही थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरे भाई मुझे अक्सर कहते थे कि तुमने गलती किया, अब सारी ज़िंदगी बच्चे के लिए तरसोगे। लेकिन मुझे उनकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता था कि मैं बच्चे के लिए गलत कैसे बन गया, कैसे अपने हाथों से अपनी पत्नी को किसी दूसरे के कमरे में भेजूं। भले ही वो मेरे दादाजी थे और मैं कभी भी इतना बेगैरत नहीं हो सकता था कि अपनी पत्नी को अपने हाथों से उसके पास भेज दूं। मेरे पत्नी को ये भी परंपरा बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको बहुत अजीब लगता था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा था, लोगों की बात हमें डिप्रेशन में डाल दी जा रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में सबके बच्चे थे, सिर्फ हम ही थे जो इस सालों में बच्चे नहीं किए थे और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद भी नहीं थी। मेरी पत्नी अब खोए खोए गुमसुम रहने लगी थी, शायद डिप्रेशन में आ गई थी। वो चिड़चिड़ाने सी लगी थी और एक दिन उसने खुद कहा कि मुझे दादाजी के कमरे में भेज दो। मैं तो उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसने कहा कि हम हमेशा बिना बच्चा के ही नहीं रह सकते, इसलिए आपको ये तो करना ही पड़ेगा। मैं उसकी बात तो बिल्कुल भी सहमत नहीं हुआ और मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया।
कि अगर बच्चे होना होगा तो भगवान हमें दे देगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी इज्जत बढ़ती ही जा रही थी और कोई उम्मीद नज़र नहीं आने वाला था। उसकी वजह से मैं भी अंदर ही अंदर घायल होता जा रहा था और मैं सोच रहा था कि जहां बाकी सब ने अपनी बीवियों को टाइम दे दिया और शादी की पहली रात ही दादाजी के कमरे में भेज दिया, यहाँ तक कि मेरी माँ और बड़ी माँ, मेरी छोटी माँ तक एक एक रात दादाजी के पास गुजार चुकी हैं, तो मेरी बीवी ने अगर गुजार ली तो उसमें क्या ही हो जाएगा। आखिरकार बहुत मजबूर होकर एक दिन मैंने दादाजी से कहा, मैं आज रात अपनी पत्नी को आपके कमरे में छोड़कर जाऊंगा। उन्हें कहा ठीक है, और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले। रात हुई तो मैंने सोच लिया कि मैं पहले ही जाकर कमरे में छुप जाऊंगा और सब देख लूँगा, लेकिन उसी रात मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया और मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा। क्योंकि मैं बात कर चुका था, इसलिए रात को मेरी पत्नी दादाजी के कमरे में गई थी। दूसरे दिन जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी अपने कमरे में ही थी। मैंने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ था। उसने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है क्या हुआ, क्योंकि जब मैं दादाजी के कमरे में गई तो उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उसके बाद कुछ अजीब सी खुशबू आई और मुझे कोई होश ही नहीं रहा। सुबह जब होश आया तो उनके बिस्तर पर सो रही थी और दादाजी सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। उसके बाद मैं उठकर बाहर आ गई। उसकी बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ था कि दादाजी को मेरी पत्नी को बेहोश करने की क्या ज़रूरत थी, जबकि मैं खुद अपनी खुशी से पत्नी को भेजा था। जब तो ये बात मुझे और गलत लगने लगी, लेकिन कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। मैंने दादाजी से सवाल किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी वक्त नहीं है, इसका वक्त आया तो इसका जवाब तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अपनी पत्नी को खुश देखकर मैं भी चुप हो गया। फिर सच में 1 महीने बाद मेरी पत्नी गर्भवती हो गई। अब तो मुझे अजीब सा महसूस होने लगा कि ये बच्चा मेरा है भी या नहीं, लेकिन मेरी पत्नी इस बच्चे को पाकर बहुत खुश थी और उसके खुश देखकर मैं भी खुश होने लगा था, लेकिन दिल के अंदर शक हो रही थी। लेकिन अपनी पत्नी के सामने यह जाहिर नहीं होने दिया था, क्योंकि इससे उसकी खुशी खराब हो सकती थी। मैंने सोच लिया कि मैं बच्चे पैदा होने के बाद उसके डीएनए टेस्ट करा लूँगा, फिर उसकी रिपोर्ट के साथ दादाजी से सवाल करूँगा। वो वक्त मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जब भी मैं अपने बच्चों की खुशी महसूस करने को खुश होने लगा तो एक दिन रात में दिमाग आ जाती और मुझे बहुत तकलीफ़ होता और मैं ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पा रहा था और मैं परेशान था। किसी तरह वो वक्त ख़त्म हुआ और मुझे भगवान ने चाँद जैसा बेटा दिया। ये खुशी इतने सालों के बाद मिली, इसलिए सभी बहुत ज़्यादा खुश थे और सबसे ज़्यादा शायद मेरे दादाजी खुश थे, क्योंकि अपने पूरे बच्चे में उन्हें सबसे प्यारा था और मेरे बच्चे की खुशी शायद उन्हें सबसे ज़्यादा थी। मेरी आंखों में शक की पट्टी बंधी हुई थी और मैं उनकी खुशी को भी शक की निगाह से देख रहा था। जब हमारा सारा खानदान खुशियाँ मनाने चला गया तो एक दिन मैंने चुपके से बच्चों को उठाया और निकल गया। मेरी पत्नी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? मैं कहा, बाहर से घूम कर आता हूँ, और बच्चों को हॉस्पिटल ले गया और जाकर अपना और बच्चे का डीएनए टेस्ट कराया। मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ रही थी कि ये बच्चा मेरा नहीं है और ये बस चीज़ मुझे दिल की खुशी दे पा रही थी और मुझे टेस्ट करवाना पड़ा, जिसका रिपोर्ट 3 दिन बाद आया। 3 दिन बाद कैसे गुजरा वो मुझे ही मालूम है। जिस दिन रिपोर्ट मिलने वाला था उस दिन सुबह ही मेरे दिल का बुरा हाल हो रहा था। बार बार एक सवाल मेरे दिमाग में था कि अगर ये बच्चा मेरा नहीं है तो किसका है? उसका अपना बच्चा कबूल कर लूँगा और दादाजी से क्या सवाल करूँगा, जबकि मैं खुद अपनी पत्नी को उनके कमरे में छोड़कर आया था। मैं रिपोर्ट लेने गया। रिपोर्ट पकड़ते हुए मेरा बीपी हाई हो गया, शायद बहुत ज़्यादा टेंशन की वजह से हुआ। मैं हॉस्पिटल में था, इसलिए मुझे इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टर मेरे घर फ़ोन करके बताना चाहते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। अगर ये सब यहाँ आए तो टेस्ट का राज भी खुल जाएगा। मैं रिपोर्ट लेकर घर आ गया। मुझसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो खोलकर देखूं कि उसमें क्या है।
टेस्ट तो मैंने करवा लिया था, लेकिन अब खोल कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी और खुद पर गुस्सा भी आ रहा था कि मैंने बाकी सब की ये तरह जो हुई जैसे उनकी बुनियाद पर फैसला क्यों नहीं कर लिया। मैंने क्यों इस सारे चक्रों में पड़ लिया। लेकिन किसी न किसी दिमाग में बहुत दूर तक चला जाता है और शायद मेरे साथ भी खोल के देखे और आखिरकार मैंने उसे उठाकर अपने ऑफिस के टेबल पर रख दिया कि सुबह ऑफिस जाकर देख लूँगा। लेकिन शायद भगवान की मंजूर नहीं था कि मैं इस राज पर से पर्दा उठा सकूं। इसलिए 1-2 दिन का काम में इतना बिजी था कि मेरा ध्यान रिपोर्ट की तरह से हट गया और जब मैं दोबारा से रिपोर्ट को ढूंढा तो वो मुझे नहीं मिला। शायद कागजात में कहीं आगे पीछे हो गई थी। मैंने पूरा ऑफिस छाना मारा लेकिन ये रिपोर्ट मुझे नहीं मिली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान भी नहीं चाहते कि मैं इस राज को पर्दा उठा लूं। इसलिए मैं जो जैसा है उसी बुनियाद पर अपने बच्चों को कबूल कर लिया। इस सिलसिले में 2 साल और गुजर गए और मेरी पत्नी एक बार फिर से गर्भवती हो गई। अब वही दिमाग में आ रहा था कि इस बार मैंने पत्नी को दादाजी के कमरे में भी नहीं भेजा था तो वो फिर से प्रेग्नेंट कैसे हो गई और क्या मेरी पत्नी ने मेरे साथ धोखा किया है। यह खुद की छुपाकर दादाजी के कमरे में चली गई थी, लेकिन ऐसा ही नहीं हो सकता था। मेरी पत्नी बहुत अच्छी औरत थी, कभी कोई काम मुझसे बिना पूछे नहीं करती थी। एक बार फिर यही बात मेरे दिमाग में घूमने लगा। अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया था कि मैं उसे दोबारा ले जाकर डीएनए टेस्ट करवा सकता था। इसलिए अपने बड़े बेटों के साथ लेकर हॉस्पिटल चला गया और इस बार मैंने इमरजेंसी के तौर पर रिपोर्ट निकलवाई और वहीं खड़े खड़े रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखकर मुझे झटका लगा क्योंकि रिपोर्ट पॉजिटिव थी। मतलब ये बच्चा मेरा ही था। मेरे दिमाग झटके खाने लगे कि अगर वो बच्चा मेरा ही था तो 2 साल तक क्यों नहीं हुआ और सिर्फ एक दिन दादा के कमरे में रहने के बाद भगवान ने मुझे ये बच्चा दे दिया। लेकिन मेरा दिल टेंशन फ्री हो चुका था कि वो बच्चा मेरा ही है। इसलिए मैंने अपने आसपास ध्यान करना शुरू कर दिया कि मेरे सारे भाइयों के 2-3 बच्चे हैं, लेकिन सबकी बीबियां ने सिर्फ एक बार ही दादाजी के कमरे में गुजारी है। इसका मतलब है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो गलत है। अगर वो गलत है तो फिर दादाजी के कमरे में जाना क्यों ज़रूरी है। वहाँ ऐसा क्या होता है कि दादाजी कमरे में दुल्हन को बेहोश कर देते हैं। ये रात जानना अब मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था क्योंकि मेरा सबसे छोटा भाई जवान था और उसकी शादी के बारे में मैं सोच रहा था और जब उसकी पत्नी के साथ फिर वही सब होना तो मैं नहीं चाहता था कि इसलिए मुझे इस राज का जानना था। लेकिन कैसे ये मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं जब भी इस पर सवाल करता था दादाजी चुप करवा देते थे और हमेशा एक ही बात कहते थे कि मेरा बेटा मुश्किल वक्त गुजर चुका और मैं उनकी बात सुनकर खामोश हो जाता था कि भगवान मेरे बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं।